गवाए हुए। पहला प्रश्न कह रहा है कि 12 प्लस 24 भाग 2 माइनस 7 गुना 30 भाग 6 प्लस छोटी कोष्ट 5 प्लस 4 गुना 8 प्लस 8 भागा 8 माइनस 8 का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है, सिर्फ बोर्ड मास इसमें यूज करना है। पहले ब्रैकेट का होगा, उसके बाद भाग का होगा और उसके बाद जो है वो गुना का होगा। तो आइए हल करते हैं। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 12 प्लस 12 माइनस 7 गुना 5 प्लस 9 गुना 8 प्लस 1 माइनस 8 हो जाएगा। इसे और छोटा करेंगे तो 12 प्लस 12 माइनस 35 प्लस 72 प्लस 1 माइनस 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 97 माइनस 43 बराबर कितना हो जाएगा 54। आंसर जो हमारा आ जाएगा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिर्फ इसमें बोर्ड मास यूज करना है। अगला प्रश्न है कि दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात 7:20 हो जाता है। छोटी संख्या हमें ज्ञात करना है। अगर संख्या जो है वो क्या है 3x और 7x है, तो 3x में 11 घटा देना है और 7x में भी 11 घटा देना है। और ये अनुपात कितना दिया हुआ है 7/20 यानी 7:20 है। बस इसी को हल कर देना है। जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 60x माइनस 220 बराबर 49x माइनस 77 हो जाएगा। और इसे सिंपल करेंगे 11x बराबर कितना हो जाएगा 143। x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13। क्या है x बराबर 13 आ गया। पूछ रहा है छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या कौन सा होगा, ये 3x वाला यानी 3 गुना 13 13 39। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है एक बस अपनी यात्रा के पहले 50 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करती है और शेष 75 किलोमीटर की दूरी को 40 मिनट में तय करती है। बस की औसत चाल क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर जो हो जाएगा वो कितना है 50, पहले कुल दूरी हो जाएगा 50 प्लस 75 अब बटा समय कितना लगा, तब पहले जो है वो कितना है यात्रा के पहले 50 किलोमीटर की जो दूरी तय करता है वो कितना में करता है, तो वो 40 मिनट में तय करता है। तो 40/100 कर देते हैं। हाँ, दूसरा को भी क्या करता है 40 मिनट में तय करता है। दूसरा को भी हम ये बदल देते हैं, 40/60 जो है वो घंटे में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 125 गुना 60 अब बटा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्या है 80 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 375/4 और इसे सिंपल करेंगे तो 93 पूर्णांक कितना हो जाएगा 3/4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्या है आवर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा डी। आंसर कौन सा होगा, डी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि 800 रुपया की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में जो है 956 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ जाती है 800 की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो दर बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटा हो जाएगा मूलधन गुना समय। क्या है मूलधन गुना समय हो जाएगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर हो जाएगा 956 माइनस 800 कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 156। यहाँ से दर आइए निकालते हैं। दर बराबर 156 गुना 100 बटा 800 मूलधन और समय कितना 3 वर्षों में, ये हो जाएगा 6.5%। अब नया दर जो है, नया दर कह रहा है 4% बढ़ जाता है, तो 6.5% था और 4% बढ़ गया। अब कितना हो गया 10.5% हो गया। तब जो है राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो ब्याज पहले निकालते हैं। ब्याज है 800 मूलधन है, 10.5 ब्याज है 3 वर्षों में, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 252। जब इसे काट पीट कीजिएगा 252 आ जाएगा। अब मिश्रधन निकालना है क्योंकि कह रहा है कितने वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन कितना था 800 प्लस ब्याज जो आया है 252 कितना हो गया 1052। 1052 आंसर में कौन सा है, तो ये ए में है। क्या है ए में है 1052। चलिए
अगला प्रश्न कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज की आकृति वाले एक खेत का क्षेत्रफल जो है वो 1440 वर्ग मीटर है। समानांतर भुजाओं के बीच की जो है लंबता दूरी 24 मीटर है, तो समानांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है। लंबी समानांतर भुजा की लंबाई जो है हमें ज्ञात करना। एक जो है क्या है, समलंब चतुर्भुज है, क्या है, समलंब चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 1440 वर्ग मीटर, और समानांतर भुजाओं की जो है बीच की लंबता दूरी दिया हुआ है कितना, 24 मीटर दिया हुआ है, और अनुपात जो दिया हुआ है 5x और 3x के अनुपात में दिया हुआ है। तो चलिए निकाल लेते हैं, फार्मूला जानते हैं कि हाफ इंटू जो है समांतर भुजाओं का योग जो है अगुना ऊंचाई बराबर क्या होता है, तो वो होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, और वो हमें दिया हुआ है कितना, 1440 दिया हुआ है। तो बस मान रखिए हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, तो ये 5x प्लस 3x, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 24 बराबर कितना हो जाएगा 1440। क्या है 1440, तब ये हो जाएगा कितना है, ये 12 से कट जाएगा, 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा 8x बराबर हो जाएगा 1440/12। ये 12 इधर चला आ गया, तो x बराबर जो हो जाएगा कितना 1440/12 अगुना 8 हो जाएगा। जब इसे हल कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 120/8 यानी 15, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया 15। अब कह रहा है लंबी समानांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, x 15 आ गया और लंबी कौन है, ये है, तो 5 गुना 15 कितना हो जाएगा 75 मीटर। क्या है 75 मीटर। आंसर जो हमारा होगा वो डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, छठा प्रश्न पे, 5 भौतिक राशियों में कौन सी 2 भौतिक राशियों का मात्रक जो है वो समान होता है। तो भौतिक राशियों को मात्रक 5 में से किसका समान होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा ऊर्जा घनत्व का, और किसका होगा, यंग गुणांक का। क्या है, यंग गुणांक का जो है मात्रक समान होगा। ऊर्जा घनत्व बराबर जो होता है, ऊर्जा घनत्व बराबर होता है ऊर्जा घनत्व ऊर्जा एवं आयतन का अनुपात होता है। क्या है, ऊर्जा बटा आयतन का अनुपात होता है। क्या है, ऊर्जा घनत्व होता है। अब ऊर्जा का जो होता है वो क्या होता है, जूल होता है, जूल होता है। अब मात्रक इसका आयतन का जो है वो मीटर क्यूब होता है। उसी तरह यंग का प्रत्यास्थता गुणांक लंबता प्रतिबल एवं लंबता विकृति के अनुपात होता है। अगर यंग की बात करें तो F इंटू एल बटा ए इंटू डेल एल होता है, यानी F इंटू लंबाई बटा ए इंटू लंबाई होता है। अब बल इंटू लंबाई जो होता है वो क्या होता है, ऊर्जा होता है, और क्षेत्रफल इंटू लंबाई आयतन होता है। तो यहाँ भी ये हो जाएगा कितना, ऊर्जा बटा क्या होगा, आयतन, ऊर्जा बटा आयतन, क्योंकि हम लोग जानते हैं बल इंटू लंबाई बराबर क्या होता है, ऊर्जा होता है, और क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल इंटू लंबाई बराबर क्या होता है, आयतन। क्या है, आयतन होता है। तो यहाँ भी ऊर्जा बटा आयतन हो गया। तो हमारा देख सकते हैं कि ये भी ऊर्जा बटा आयतन, तो इन दोनों का जो है वो मात्रक समान होंगे। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा, पहला और 4 का। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी क्या होता है, टेस्ला होता है। ये प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा गया, बीपीएससी जो दूसरा री एग्जाम लिया था 4 जनवरी, उसमें भी पूछा गया था चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, वो टेस्ला होता है। और अपवर्तनांक जो है वो मात्रक विहीन होता है। क्या है, मात्रक विहीन होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, किसी फोटोन की ऊर्जा E बराबर जो है वो h न्यू होती है, जहां V बराबर विकिरण की आवृत्ति है तथा h जो है प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक का मात्रक किसके समान होता है, प्लांक नियतांक का मात्रक किसके समान होता है, तो ये समान जो होगा, आइए निकालते हैं। प्लांक नियतांक h बराबर जो होता है फोटोन की ऊर्जा E बाई आवृत्ति जो है वो म्यू
प्लांक नियतांक h बराबर जो होता है फोटोन की ऊर्जा E बाई आवृत्ति जो है वो म्यू भी होता है। तो फोटोन की ऊर्जा जो है जूल में मापते हैं, इसको सेकेंड में, यानी ये हो जाएगा जूल इंटू सेकेंड। क्या है? जूल इंटू सेकेंड होता है। इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो केजी मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड सेकेंड स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये भी हम इसे और इसे सिंपल कर सकते हैं। और कोणीय वेग की अगर हम बात करते हैं, कोणीय वेग का जो होगा अक्ष की दूरी गुना रैखिक, क्या है? रैखिक संवेग होता है। क्या है? रैखिक संवेग होता है। कोणीय संवेग क्या है? कोणीय संवेग बराबर होता है अक्ष की दूरी बाई रैखिक संवेग, यानी r इंटू पी होता है वेक्टर में। तो ये होगा mvr हो जाएगा। p जहाँ क्या है रेखीय संवेग है, अक्ष की दूरी r है, यानी mvr है। इसे भी कर सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर। ये हो जाएगा कितना? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी दोनों जो हमारा है ये सेम है। क्या है? ये दोनों सेम है, यानी कोणीय संवेग का जो है प्लांक नियतांक का मात्रक, ये दोनों जो है वो समान होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक उपग्रह पृथ्वी के समीप जो है कक्षा में के गति से चक्कर लगा रहा है। के गति से चक्कर लगा रहा है कोई उपग्रह पृथ्वी के समीप, जबकि इसकी ऊर्जा n की अगर कर दी जाए, तब जो है वो पलायन कर जाता है। जब इसकी ऊर्जा n के कर दी जाती है तब वह पलायन कर जाता है। तो n का न्यूनतम जो है वो मान क्या होगा? तो सबसे पहले पलायन वेग बराबर जो होता है √2gm बटा क्या होता है? r होता है। अब माना कि उपग्रह का कक्षीय वेग जो है वो क्या है? v नोट है। क्या है? कक्षीय वेग v नोट है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाएगा क्या है? अभिकेंद्रीय बल। क्या है? अभिकेंद्रीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल बराबर केंद्रीय बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना लग रहा है? GMM बाई r स्क्वायर। अभी केंद्रीय बल कितना लग रहा है? mv नोट स्क्वायर बटा r लग रहा है। तो यहाँ से v नोट स्क्वायर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? GM बटा क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। ये m कट जाएगा क्योंकि एक ही मास का हम अभी केंद्रीय बल भी निकाल रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ से जो है k बराबर होता है हाफ mv नोट स्क्वायर, यानी हाफ mgm बाई क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। यानी आ जाएगा कितना? GM बटा 2r। क्या है? 2r आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 है। लेकिन न्यूनतम गति ऊर्जा जो पलायन के लिए है, तो k1 बराबर क्या होगा? हाफ mve स्क्वायर, यानी हाफ m मान रख दिए 2gm बाई r बराबर क्या होगा? GM बाई क्या होगा? r होगा। तो k1 बराबर जो हो जाएगा GM बाई क्या है? r है। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना GM बाई 2, नीचे भी कर देते हैं गुना r, और इतना का मान हमें दिया हुआ है k के बराबर, यानी 2 गुना k दिया हुआ है। ये k1 जो कह रहा है तब जब हमें क्या कर दे रहा है? उसकी ऊर्जा n के कर दी रही है, तो 2 गुना k हो गया। तो यहाँ से हमारा मान निकल गया। n के बराबर करेंगे तो कितना के n बराबर कितना आ रहा है? 2। तो आंसर हो जाएगा n का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 10 मीटर ऊंची मीनार से एक गेंद गिराई जाती है और उसी क्षण मीनार के आधार से एक अन्य गेंद 50 मीटर की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जो है वो प्रक्षेपित की जाती है, और दोनों गेंद कितने समय के पश्चात एक दूसरे से जो है वो क्या करेंगे? पार करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि मान लिया कि ये आधार है, यहाँ पर से ये आधार है और ये जो समझे ऊपर है मीनार की ऊंचाई। अब ये ऊंचाई जो है वो दिया हुआ है कितना? 100 मीटर। अब कह रहा है यहाँ से गिराया जाता है तो h1 दूरी तक आता है और इधर से फेंका जाता है, ये जो है वो h2 दूरी तक फेंका जाएगा। यहाँ से जब फेंका गया ये u बराबर जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ जो u होगा वो 0 होगा क्योंकि वहाँ जो है गिराया गया है, तो u बराबर 0 हो जाएगा।
चलिए, अब जब मीनार से गेंद नीचे गिराया जाता है तो कितना दूरी तय करता है, h1 तय करता है। h1 बराबर हो जाएगा, u0 है तो कितना हो जाएगा, हाफ gt²। ये तो पहला हो गया। अब u जो है नीचे से फेंका गया कितना, 50 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया, तो h2 बराबर जो हो जाएगा वो कितना होगा, ut माइनस हाफ gt²। क्या है, ut माइनस हाफ gt²। यहाँ से h2 का मान रखते हैं, h2 बराबर हो जाएगा 50t माइनस हाफ gt²। अब h1 प्लस h2 बराबर क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है कितना, 100 मीटर दिया हुआ है, तो इसी को इक्वेट कर देते हैं, h1 प्लस h2 कर देते हैं, यानी हाफ gt² प्लस 50t माइनस हाफ gt² बराबर कितना हो जाएगा, 100 मीटर, क्योंकि ये 100 मीटर हमें दिया गया है। अब यहाँ से ये और ये कट जाएगा, 50t बराबर आ जाएगा 100 मीटर, t बराबर आ जाएगा कितना, 100/50 यानी 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ये मिलेगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक दूसरे को पार करेगी 2 सेकेंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पिंड पर लगाए गए 10 न्यूटन के बल के कारण 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, तो पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। F बराबर हम लोग जानते हैं ma, और यहाँ पर कह रहा है पिंड का द्रव्यमान m निकालना है, तो F/A करना। F दिया हुआ है 10 न्यूटन और A दिया हुआ है 1, क्या है 1, यानी कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो A हो जाएगा, 10 kg। आंसर कितना आएगा, 10 kg आंसर आएगा। चलिए अगला है, एक इंजन 1000 वाट शक्ति उत्पन्न करता है तो वो 500 kg द्रव्यमान को 40 मीटर ऊंचाई तक पहुंचाने में कितना समय लगेगा। एक इंजन 1000 वाट शक्ति उत्पन्न करता है, तब वह 500 kg द्रव्यमान को 40 मीटर ऊंचाई तक पहुंचाने में कितना समय लगेगा। जी बराबर जो है जो देना है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है हमें रखना है। तो चलिए, शक्ति P बराबर जो होता है W, जो कि कार्य है, कार्य, अब बटा जो होता है T, समय, क्या है, समय होता है, W/T। W जो होता है mgh/T होगा। तो यहाँ से T निकल जाएगा, कितना होगा, mgh/P हो जाएगा। यहाँ m का मान दिया हुआ है कितना, 500 kg, g का मान 10 दिया हुआ है, h जो है वो 40 मीटर दिया हुआ है, P जो है वो शक्ति कितना दिया है इंजन का, 1000 वाट दिया हुआ है। बस इसे काट दीजिए, 3 से 3 हो गया, 520 हो गया और 0, ये कितना है, सेकेंड आया, यानी 200 सेकेंड। आंसर कितना हो जाएगा, सी, क्या है, सी। अगला प्रश्न है कि वृत्तीय गति करते हुए कण के त्वरण के स्पर्श रेखीय घटक का क्या कारण है। वृत्तीय गति करते हुए कण के त्वरण के स्पर्श रेखीय घटक का क्या कारण है। स्पर्श रेखीय त्वरण जो होता है ए बराबर जो होता है dv/dt होता है, यानी वेग के परिमाण में परिवर्तन का होता है। तो आंसर हमारा जो कौन हो जाएगा, वो सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। और वृत्त के केंद्र की ओर हमेशा जो है अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, जिसके कारण वस्तु में वृत्तीय गति होती है। और अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो F बराबर होता है mv² बराबर r, क्या होता है, अभिकेंद्रीय, ध्यान रखिएगा क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल, क्या है, अभिकेंद्रीय बल। अगला है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है कि यदि A + B का अर्थ है A B की पत्नी है, इस तरह एक दिया हुआ है, तो प्रश्नानुसार अगर हम करेंगे, जो हमारे पास ये निकालना है उसके अनुसार, तो Z - T करेंगे, तो ये क्या हुआ, Z जो है वो T की बहन है, T जो है वो भाग क्या है, S बराबर हो जाएगा, T जो है S की माँ है, क्या है, माँ है। S गुना बाई बराबर जो हो जाएगा, S बाई का पिता है, बाई प्लस H जो है वो क्या है, बाई H की पत्नी है, क्या है, पत्नी है। और H डॉलर जो है B बराबर जो हो जाएगा HB का भाई है, क्या है, भाई है। अब इसके अनुसार जो प्रश्नानुसार ये तो हम सजा लिए, बस इसी अनुसार हमें आरेख बना लेना है। यहाँ हो जाएगा क्या है, B जो है वो क्या है, B का भाई जो है क्या है, H है, क्या है, B का भाई जो है वो H है, और H की जो है पत्नी, क्या है, पत्नी है वो बाई है। और बाई का जो हो गया पिता यहाँ पर क्या दिया हुआ है, S दिया हुआ है, और S की जो है वो माँ दिया हुआ है T। और यहाँ तो S और S से ही निकालना है, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये जो हो गए वो पत्नी, जरूरत नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं,
तो ये जो हो गए वो पत्नी के पिता हो गए। क्या है? पत्नी के पिता हो गए। एस एस से क्या संबंध है इसका? तो पत्नी के पिता हो गए। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। नेक्स्ट है, 6 सहकर्मी विक्टर, बेंडी, जेंडर, यारा, जोई और आरोन एक घेरा बनाकर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं 6 व्यक्ति। ये ध्यान रखिएगा, इनके जो मुख है वो क्या है? बाहर है। यानी पहले 6 लोगों को बैठने की जगह देख लेते हैं और इनका मुख जो है वो बाहर की ओर है। विक्टर जो है बेंडी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। यानी सबसे पहले तो हमें विक्टर को बैठाना होगा। क्या है? विक्टर को बैठाना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो बेंडी हो जाएगा। क्या है? बेंडी के दाईं ओर बैठा हुआ है। और यारा जो है विक्टर के बगल में नहीं बैठा हुआ। यारा जो है नहीं बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर तो नहीं होगा। ये 2 जगह हो सकते हैं, यहाँ पर या यहाँ पर हो सकते हैं। चलिए ये बाद में ये लाइन करेंगे। जोई जो बेंडी के ठीक बाईं ओर बैठी है, आरोन के ठीक दाईं ओर बैठी है। यानी यहाँ पर अगर आरोन होगा और यहाँ पर जो बैठे हुए हैं जोई, क्योंकि बेंडी के बगल में आरोन के तो यहाँ निकल कर आ गया कि यहाँ पर कौन बैठेंगे? यारा। क्या है? यार। जब ये सब बैठ गए तो यहाँ पर तो निश्चित है कि जेंडर बैठेंगे। अब जेंडर और बेंडी दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? तो वो कौन है? तो वो है विक्टर है। क्या है? विक्टर है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलिए निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ देखिए 3 लेटर है, यहाँ 6 लेटर लिखा गया है। तभी समझ जाना है कि हमें करना क्या है। अगर बाई ई एन है तो यहाँ लिखा हुआ एक्स क्या है? जेड है, डी है, एफ है, एम है, ओ है। देख रहे हैं कि एक्स से अगर हम 1 माइनस कर रहे हैं, बाई से 1 माइनस कर रहे हैं तो एक्स आ रहा है, और इसे 1 प्लस कर रहे हैं तो जेड है। यहीं से समझना होगा। ई से -1 करेंगे तो डी होगा, ई से +1 करेंगे तो एफ होगा, एन से -1 करेंगे तो एम होगा, एन से +1 करेंगे तो ओ होगा। यानी 1 - 1 प्लस के सीरीज पे ये है। तो बस सिंपल सा इसे देखने की जरूरत नहीं, सीधे हम इसे देख लेते हैं। जे ई टी है, इससे 1 माइनस करेंगे तो आई होगा, और इससे 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा? के होगा। इससे 1 माइनस करेंगे तो डी होगा, इससे +1 करेंगे तो एफ होगा, इससे -1 करेंगे तो एस होगा, इससे +1 करेंगे तो यू होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। IKDFSU, यानी आंसर क्या आ गया? डी आ गया। नेक्स्ट है, यदि शब्द फ्लेमिंगोज के प्रत्येक अक्षर के बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित नहीं होगा? तो सबसे पहले FLAMINGOES लिख लीजिए जो लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाइए। तो जब इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाएगा तो यहाँ पर ए होगा, ई होगा, एफ होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा? जी होगा, आई होगा, एल होगा, एम होगा, एन होगा, ओ होगा और एस होगा। यहाँ पर कौन कौन सा देखिए नहीं चेंज हो रहा है। एक तो ये चेंज नहीं हो रहा है, वो ये चेंज नहीं हो रहा है, बाकी सब कुछ चेंज हो रहा है। यानी 2 ऐसे है अक्षर उसकी परिवर्तन नहीं हो रहा है स्थान। आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य है, चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हो। कथन करा कि सभी नृत्य जो है वो कला है। सभी यहाँ पर क्या है? ये नृत्य है, तो सभी नृत्य ये क्या है? कला है। ये कला है। कुछ दीवारें जो है क्या है? कला है। कुछ दीवारें जो है वो क्या है? कला है। ये हो जाएगा दीवारें है जो कला है। कुछ नृत्य समूह नहीं है। कुछ नृत्य जो है, कुछ नृत्य समूह है, तो यहाँ नृत्य जो है ये समूह हो जाएगा। ये समूह हो जाएगा। यहाँ से निकालना है। कुछ दीवारें जो है वो नृत्य है, ये तो गलत है। कुछ समूह कला है, बिल्कुल देख लीजिए कला है, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला, यानी केवल निष्कर्ष कथनों दो का अनुसरण करता है। डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। अगला है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर के द्वारा निम्न में से कौन सी रेखाएं खींची जा सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेक्शन रेखाएं खींची जा सकती है। टी स्क्वायर के द्वारा सेक्शन रेखाएं खींची जाती है, और यह अंग्रेजी अक्षर टी अक्षर की तरह होता है, इस तरह होता है, और यह लकड़ी का बना होता है ज्यादातर के। इसमें 2 मुख्य भाग होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है ब्लेड। ब्लेड की लंबाई जो है प्रायः
500 500 मिलीमीटर से 1500 मिलीमीटर तक होता है। तो इसके दो मुख्य भाग होते हैं, हेड तथा ब्लेड। आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर में कोण अल्फा का मान क्या है? अभी हमें ये अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस जो है वो 30 डिग्री बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। ये जो दिया हुआ है वो 30 डिग्री है, तो अल्फा प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अल्फा बराबर जो हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। ड्राइंग बोर्ड के किसको बर्गिज एज यानी वर्किंग एज कहा जाता है? किसको बर्गिंग एज कहा जाता है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बैटन को कहा जाता है। ड्राइंग बोर्ड के बैटन को वर्किंग एज कहा जाता है। ड्राइंग बोर्ड पर पेपर या ड्राइंग शीट को रखकर विभिन्न प्रकार की ड्राइंग बनाए जाते हैं। इसके ऊपरी सतह जो है वो साफ और समतल होता है और बोर्ड के बाएं सिरे पर कठोर लकड़ी की पत्ती के बना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी वस्तु के 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसे 5% की हानि पर बेचे जाने की तुलना में 15 अधिक प्राप्त होता है। इसका जो है क्रय मूल्य ज्ञात करना है। मान लिया कि किसी वस्तु का जो है वो क्रय मूल्य क्या है? 100 है। अगर इसे 5% के लाभ पर बेचते हैं तो कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य 105 होता है। लेकिन अगर 5% की हानि पर बेचते हैं, क्या है? हानि पर बेचते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। और दोनों परिस्थितियों में अगर हम अंतर देखते हैं तो कितने की है? 10 की अंतर है। क्या है? 10 की अंतर है। तो 10 इकाई बराबर हो जाता है 15। क्या है? 15 हो जाता है। तो 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा? 1 इकाई बराबर 15/10। तो 100 इकाई बराबर कितना हो जाएगा? क्या है? 100 इकाई बराबर 15/10 गुना 100। इसे काट दीजिए, हो जाएगा 150। क्या है? 150। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। एक संख्या को 3003 से गुना किया गया और एक संख्या है जिसको 3003 से गुना किया जाए, उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समवर्ग द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, तो परिणाम हमें क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि संख्या को मानना होगा। क्या है? संख्या को मान लीजिए x। नई संख्या कितनी आ गई? नई संख्या जो आ गई वो x गुना 3003 आ गई, यानी 3003 x हो गया। अब कह रहा है कि 7, 11 और 13 के लघुत्तम समवर्ग द्वारा विभाजित किया गया, तो 7, 11, 13 का जो है एलसीएम कितना हो जाएगा? 1001 हो जाएगा। क्या है? 1001। अब लास्ट परिणाम क्या आएगा? जो कह रहा है कि 3003 एक संख्या है, उसमें 1000 से भागा दिया जाए, विभाजित किया और फिर स्वयं से विभाजित किया। तो स्वयं संख्या कितना था? x था, गुना 1 से भी विभाजित किया गया। एक तो 1001 से भी विभाजित किया गया और वो स्वयं से विभाजित किया गया, 1 से विभाजित किया गया, न कि गलती से 3003x मान ली। वह संख्या कौन है? 1 से करना है। तो ये हमारा जो हो जाएगा कट के ये कट जाएगा, ये 3 बार। तो आंसर हमारा जो होगा वो 3 होगा। क्या है? 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की वाली संख्या के अंकों के योग का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले तो 4 अंकों वाली छोटी संख्या ज्ञात करना है। छोटी संख्या वो कितना हो जाएगा? वो 1000 हो जाएगा। क्या है? 1000 हो जाएगा। अब 11 से विभाजित करते हैं छोटी संख्या, 11 से विभाजित करते हैं 4 अंकों की छोटी संख्या, तो वो 1001 आता है। कितना? 1001 आता है। करके देखिए, 11 नंबर 99 आए 1 मतलब हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1001। और उसी तरह 13 से अगर हम विभाजित करते हैं तो वो भी संख्या जो आता है 1001 ही आता है। 4 अंकों की छोटी संख्या जो 13 से विभाजित करेंगे तो वो हो जाएगा 1001, और 11 से विभाजित करेंगे तब भी 1001 है। अब दोनों के जो है जोड़ का गुणनफल यानी 1 + 0 + 0 + 1, अब गुना करना है 1 + 0 + 0 + 1 करना है, यानी 2 × 2 बराबर कितना आ जाएगा? 4। आंसर हमारा कितना हो गया? सी आ गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बी और सी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए, बी और सी वह काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले वह काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? यानी यहाँ पर जो है बी + सी जो है वो 40 दिनों में पूरा करते हैं
और a प्लस बी प्लस सी जो है वो कितने दिनों में करते हैं, 20 दिनों में करते हैं। इन दोनों को जो एलसीएम लेंगे वो 40 हो जाएगा। इसका जो है क्षमता 1 है, इसका क्षमता 2 है, तो ए का क्षमता निकल जाएगा, ए का क्षमता निकल गया, कितना 2 माइनस 1, यानी ये 2 माइनस 1 कर देंगे तो कितना हो गया, 1 हो गया। अब कह रहा है ए अकेले वह काम को कितने दिनों में करेगा, तो 40 पूरा काम है, एक क्षमता है, कितना होगा 40 दिन में करेगा, कितना है 40 दिन में। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 24 के डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। अगला है 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 दोगुने हो जाएंगे, कितने वर्ष में 1500 दोगुने हो जाएंगे। अब धन राशि जो है वो कितना है 1500 है, ब्याज जो है वो कितना होगा 1500, तभी तो दुगने होंगे। तो समय हमें निकालना है, समय बराबर होगा मूलधन गुना 100 बटा ब्याज कितना है 1500, और दर कितना है 4 है, यानी कितना हो जाएगा 25 वर्ष, क्या है 25 वर्ष। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इससे भी देख सकते हैं कि 100% दर होने के लिए क्या कितना समय लगेगा, तो एक वर्ष में 4% होता है, तो 25 से गुना करेंगे तभी 25 100, यानी 100% होगा 25 वर्ष लगेगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न पे आते हैं। पृथ्वी की सतह से किस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/25 होगा, यानी पृथ्वी की ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण जी जो होगा वो कितना होगा, G/1 प्लस H/r के स्क्वायर होगा। मतलब GH जो होगा ऊंचाई पर कितना होगा, G/1 प्लस H/r के स्क्वायर होता है। अब H ऊंचाई पर जो है वो GH दिया हुआ है कितना, G/25 होना चाहिए, क्या है G/25। तो बस इक्वेट कर देना, G/25 बराबर G इंटू 1 प्लस H/r के स्क्वायर, H/r के स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या निकाल लेना है, H निकालना है। तो 1 प्लस H/r के स्क्वायर बराबर ये जी कट गया, कितना हो गया 25 हो गया। तो 1 प्लस H/r बराबर 5 हो जाएगा, क्या है 5 हो जाएगा। और H/r बराबर जो हो जाएगा कितना 4, तो H बराबर कितना हो गया 4r के बराबर हो गया। 4r के बराबर कहाँ पे दिया हुआ है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है सी हुआ। बस यहाँ देखे एक दिया हुआ था 1/25, ये दिया हुआ था, ये फार्मूला जानते हैं, बस इक्वेट कर देना है, H बराबर 4r होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्रव के शीतलन की दर समानुपाती होती है, द्रव के शीतलन की दर समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है, तो शीतलन का क्या नियम है कि θ1 माइनस θ2 बटा टी प्रोपोर्शनल टू होता है θ1 माइनस θ2 बटा 2 माइनस θ0 होता है। जहां पर ये जो है वस्तु के प्रारंभिक तापमान होता है, θ2 जो है वस्तु का अंतिम तापमान होता है, और θ0 जो है परिवेश का तापमान होता है, और टी जो है वो क्या है ताप क्षय में लगा समय होता है। यानी पदार्थ के शीतलन दर जो है वस्तु के औसत तापमान माइनस परिवेश का तापमान होता है। और ये शीतलन नियम कौन दिया है, न्यूटन ने दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, द्रव और परिवेश के ताप के बीच के अंतर का आंसर हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा, क्या है ये आंसर हो जाएगा सी। चलिए 100 ml आयतन की एक वस्तु पानी में पूर्णतः डूबी हुई है, उस पर उत्प्लावन जो है बल क्या लगेगा ये देना। उत्प्लावन बल बराबर जो होता है वो क्या होता है, वस्तु के डूबे भाग का आयतन यानी V गुना जल का घनत्व, क्या है जल का घनत्व लिक्विड का, गुना गुरुत्वीय त्वरण G होता है। ये जो है उत्प्लावन बल जो है फ्लोटिंग बल जो होता है, क्या होता है उत्प्लावन V इंटू रो लिक्विड इंटू G होता है। बस मान रखिए ये दिया हुआ है 100 ml, ठीक है ना, उसको लीटर में बदल देते हैं 10 के पावर -3 लीटर। और उसके बाद क्या है जल का घनत्व कितना होता है 1 kg पर लीटर होता है, 1 kg पर लीटर होता है, और गुना गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है 9.8 होता है। जब इसे सब कुछ गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10 के पावर -1 गुना 9.8, ये हो गया 0.98 न्यूटन हो गया। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा, क्या है सी। किसी वस्तु का घनत्व सीजीएस पद्धति में 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, एसआई पद्धति में घनत्व केजी पर मीटर क्यूब में क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो वस्तु का जो है वो घनत्व दिया हुआ है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 10 के पावर 3 केजी पर मीटर
क्यू होता है। केजी पर मीटर स्क्वायर जो है एसआई पद्धति में घनत्व होता है। तो वस्तु का घनत्व कितना हो जाएगा, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं 4 × 10⁻³ केजी पर मीटर क्यू, यानी 4000 केजी पर मीटर क्यू। तो ये हमारा हो जाएगा कितना आंसर, ऑप्शन हो जाएगा 29 के सी हो जाएगा। क्या है, सॉरी 4000 है तो ये तो 400 ही है, 29 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, 4000 केजी पर मीटर क्यू हो जाएगा। अगला है, एक कार जो है वो अर्धवृत्ताकार ट्रैक पर गति करता है जिसे चित्र में दिखाया गया। यह ट्रैक P से Q तक जाने में 2 पाई सेकेंड लगता है। तो सही कथन हमें ज्ञात करना है। कुल लगा समय कितना है, 2 पाई। कुल दूरी कितना, D हो गया, तो वो जो है वो पाई आर है। क्योंकि देखिए अर्धवृत्ताकार है, फुल वृत्ताकार का जो है परिमाप होता है, परिधि होता है 2 पाई आर होता है। इसमें आधा है तो 2 से भागा देते तो कितना, पाई आर। तो जो कुल दूरी लगा वो पाई आर लगा, है ना। और वो कितना है, आर के जगह पर कितना है, 7 मीटर है, यानी 7 पाई हो जाएगा। औसत चाल क्या है, औसत चाल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कुल दूरी 7 पाई और कुल समय कितना लगा है, तो 2 पाई सेकंड। क्या है, 2 पाई सेकंड। पाई पाई कट गया, यानी 3.5 जो है वो औसत चाल हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया। तो हमें निकल गया 3.5 मीटर पर सेकंड कार का औसत चाल, यानी हमारा सी तो सही हो जाएगा। लेकिन और भी देखना कि कार द्वारा तय की गई दूरी, कार का वेग भी देखना है। तो यहाँ पर निकालते हैं, कार का औसत वेग क्या हो जाएगा, औसत वेग बराबर होता है विस्थापन। क्या है, विस्थापन बटा समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो कुल विस्थापन जो हो गया वो कितना हो गया, तो ये 7 + 7 हो गया, समय जो लगा 2 पाई, यानी कितना हो जाएगा, ये 2 पाई का इसे कर सकते हैं 7 + 7 14, ये हो जाएगा कितना, 14/2 गुना 22 और ऊपर जो 7 है ये 7 चला जाएगा, 49/22 हो जाएगा। क्या है, 49/22 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। क्या है, मीटर पर सेकंड, यानी ये हमारा आ जाएगा 49/22 को 2.23 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, यानी बी भी सही है। तो आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा, बी और सी दोनों होगा। चलिए अगला प्रश्न जो कह रहा है वो कह रहा है कि रुद्रोष्म प्रक्रिया में विशिष्ट ऊष्माधारता का मान क्या होगा। सबसे पहले तो जो ये टर्म भारी भरकम दिया है उसे देखना होगा। तो रुद्रोष्म प्रक्रिया क्या है, तो ऊष्मा नहीं गुजर रही है। रुद्रोष्म मतलब जो होता है ऊष्मा नहीं गुजर रही है, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं एडियाबैटिक। क्या है, एडियाबैटिक बोलते हैं। इसका जो आंसर होता है इसका शून्य होता है। विशिष्ट ऊष्माधारता जो है एडियाबैटिक में 0 होता है। क्या है, 0 होता है। और इस प्रक्रिया में जो है वो दाब, कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है आगे भी, दाब, आयतन और तापमान जो है, तापमान स्थिर नहीं हो रहता है। क्या है, स्थिर नहीं रहता है, समय के साथ जो है वो बदलते रहता है। लेकिन विशिष्ट ऊष्माधारता का मान जो है वो 0 होता है। क्या है, 0 होता है। गैस का घनत्व अधिकतम कब होता है, कब होता है, तो कम तापमान पे और उच्च जो है दाब पर। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा ये जाता है। बीपीएससी का जो पहला एग्जाम हुआ है 2024 में 13 सितंबर के, उसमें भी ये प्रश्न था, गैस का घनत्व अधिकतम कब होता है, कम तापमान और उच्च दाब पे होता है। नेक्स्ट है, एक निश्चित घूसपुट भाषा में इट्स हिज टर्न को इतना लिखा गया है, टर्न योर बैक को इतना लिखा गया, उसी कूट भाषा में टर्न को कैसे लिखा जाए। तो यहाँ पर जो देखिए टर्न है और इस जो है वो एसक्यू है, यहाँ टर्न है और यहाँ ये दोनों जो है वो सेम है। तो हमें मिल गया कि क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा सी। क्या है, सी आंसर हो जाएगा। चलिए विकल्पों में उस पद का चयन कीजिए जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पर देखना है कि बी से सी गया है, बी से सी जो गया है वो कितना है, +1 किया गया है। सी से डी गया है +1, डी से ई +1, ई से जो है वो एफ होगा। चारों में जो है यहाँ आंसर एफ है। तो हमें देखना है बाई का, क्या है, बाई का देखना है, बाई से डब्लू, बाई से अगर डब्लू गया है तो -2 है, डब्लू से -2 करेंगे तो यू होगा, यू से -2 करेंगे तो एस है, और एस से -2 करेंगे तो क्यू होगा, यानी दूसरा होगा क्यू। यानी अब हमारे पास एफ और क्यू आ गया। आखिरी वाला भी हमें देखना है। अब हमें देखना है क्या है, एम से एल, यानी एम से एल गया है तो -1 है,
एल से माइनस एक के है, के से माइनस एक करेंगे तो जे है, जे से माइनस एक करेंगे तो आई है, यानी आई आंसर होगा। एफ क्यू आई वाला आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा वाला आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। यदि प्लस और भागा को आपस में बदल दिया जाए, भाग को प्लस और भाग को आपस में बदल जाए, माइनस और गुना को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? तो आइए बदल कर देखते हैं। 25 माइनस 6 गुना 4 प्लस 18 भाग जो है वो क्या होगा? 9 होगा, यानी 25 माइनस 24 प्लस 2 यानी 27 माइनस 24 बराबर क्या हो जाएगा? 3। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है? क्या है? कितने त्रिभुज है? तो एक तो ये त्रिभुज है, देख सकते हैं, एक ये त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज जो है वो ये है, तीसरा त्रिभुज की अगर हम बात करें तो ये है, चौथा त्रिभुज की अगर हम बात करें तो ये है, पांचवा जो त्रिभुज है वो ये है, छठा त्रिभुज जो है वो ये है, और सातवां त्रिभुज ये है। बाकी कोई एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, तो टोटल जो है यहाँ पर 7 त्रिभुज है। कितने? 7 त्रिभुज है। भी पी की माँ है, भी जो है वो क्या है? पी की माँ है। क्या है? पी की माँ है। पी के का भाई है, पी जो है वो क्या है? भाई है किसका? के का। क्या है? के का। उसके बाद कह रहा है के के भाई एन, के जो है वो भाई एन की केवल एक संतान है। क्या है? एक संतान है, ये हो गया संतान है, संतान टी है। क्या है? टी है, एक संतान जो है वो टी है। के एच की इकलौती पोती है, के जो है एच की इकलौती पोती है। यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर एच है, ये जो होगा इकलौती पोती है। अब कह रहा है के का टी से क्या संबंध है? के का टी से क्या है? टी से संबंध देखना है। तो पापा की बहन, ये क्या है? ये जो है वो फीमेल कैंडिडेट है। क्या है? फीमेल है, क्योंकि पोती है। तो पापा की बहन क्या होगी? तो वो हो जाएगी बुआ। क्या है? बुआ, यानी पिता की बहन। आंसर जो हमारा हो जाएगा 37 की सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ए नोट साइज की जो है, ए नोट साइज की ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल होता है, कितना होता है? इसका 38 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1 वर्ग मीटर होता है। 1 वर्ग मीटर होता है। यह शीट सबसे बड़ी साइज की होती है। इस शीट का आकार जो होता है 841 गुना 1189 mm का होता है, और इसकी लंबाई क्या है? लंबाई बटा चौड़ाई। क्या है? लंबाई बटा जो है चौड़ाई का अनुपात जो होता है वो 1/√2 होता है। 1/√2 होता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पेंसिल के लेड की हार्डनेस किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर होगा काओलाइन की मात्रा पर। काओलाइन की मात्रा पर निर्भर करता है। पेंसिल के सिक्का ग्रेफाइट और काओलाइन से मिलकर बनाए जाते हैं। पेंसिल के ग्रेड का चयन प्रयोग किए जा रहे पेपर एवं लाइनों के प्रकार पे निर्भर करता है। संपूर्ण कोण का मान होता है, संपूर्ण कोण का मान क्या होता है? तो 360 डिग्री होता है। जब कोण की एक भुजा पूरा चक्कर काटकर दूसरी सिरा पर मिल जाए तो यह उसे संपूर्ण कहते हैं। यानी कोई है जो कोण एक भुजा को पूरा चक्कर काटकर दूसरी सिरा में मिल जाए, उसे क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं। और ये जो होता है वो कितने डिग्री का है? वो 360 डिग्री का होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, डी आंसर हो जाएगा। निम्न में दिए गए समीकरण को हल करना है। क्या है? हल करना है। एक समीकरण दिया हुआ है, इसे हल करना है। तो ये आइए हल करते हैं। 143 प्लस 143 बटा 10 प्लस 143 बटा 100 प्लस 143 बटा 1000 प्लस 143 बटा जो है वो क्या हो जाएगा? 10,000। क्या है? 10,000। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा, यहाँ पर जो है 10,000 ले लीजिए, और ये हो जाएगा 1 4 3, इस पर जो है 4 शून्य हो जाएगा, प्लस इस पे जो है 3 शून्य हो जाएगा, इस पे 2 शून्य हो जाएगा, इस पे 1 शून्य हो जाएगा, और एक और लास्ट में रहेगा, उस पे जो हो जाएगा 143 पे कोई शून्य नहीं। जब सबको जोड़ेंगे तो 1 5 8 8 8 7 3 आएगा, और बटा ये हो जाएगा इतना, और यहाँ पर बस मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 के बाद जो है लगा दीजिए 1.58.887 1.58.887 आंसर हमारा जो होगा कौन सा? डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। नेक्स्ट है किसी आयत के परिमाप की लंबाई के बीच 5:2 का अनुपात है।
यदि आयत का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? 2 इंटू एल प्लस बी, परिमाप और लंबाई एल बराबर दिया हुआ है कितना? 5/2। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अब बटा एल कर दिए हैं और ये दिया हुआ है 5/2। बस इसे हल करते हैं, ये होगा 4l प्लस 4b बराबर 5l। एल बराबर कितना आ गया? 4b। अब आयत का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो चौड़ाई हमें निकालना है। क्षेत्रफल बराबर जो होता है एल इंटू बी, यानी 4b इंटू बी होगा, यानी हो जाएगा 4b स्क्वायर। 4b स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 256, बी स्क्वायर बराबर 64, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। क्या है? 8 सेंटीमीटर। आंसर जो हमारा होगा वो बी होगा। क्या है? बी होगा। अगला प्रश्न है कि 6 आदमी एक कार्य को 48 दिनों में पूर्ण करते हैं। यदि एक आदमी 2 औरतों के बराबर काम करता है तो 4 आदमी और 8 औरतें मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेगा? तो जो 4 आदमी 8 औरतें दिया हुआ है उसे एक कर लीजिए, आदमी में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 4 आदमी हो गया। और 2 औरतों के बराबर एक आदमी करते तो 8/2 कर देंगे तो कितना हो गया? टोटल 4 + 4 आदमी हो गए। क्या है? आदमी हो गए, यानी 8 आदमी हो गए। अब फार्मूला लगा दीजिए, m1d1 बराबर क्या है? m2d2। यहाँ पर क्या है कि 6 आदमी एक कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 48 दिन में। तो 8 आदमी एक कार्य को कितना दिनों में करेगा? तो d2 बराबर जो हो जाएगा 6 गुना 48/8, यानी ये हो जाएगा 36 दिन। क्या हो जाएगा? 36 दिन। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। अगला, यदि चाय की कीमत 15% बढ़ जाए तो एक परिवार को उस चाय की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए तो उसका चाय का खर्च पहले जैसा बना होना चाहिए? तो अभिष्ट जो होगा, अभिष्ट परसेंटेज कमी जो होगा वो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट कर दीजिए 15/100 प्लस 15 गुना 100 कर दीजिए, ये आ जाएगा 13.1/23% आ जाएगा। 13.1/23%। आंसर जो हमारा हो जाएगा ये बी हो जाएगा। 15% बढ़ जाएगा, डायरेक्ट कर दिए 15/100 प्लस 15 गुना 100, ये हो जाएगा 13.1/23% हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी भिन्न संख्या सबसे छोटी है? बताना है कि कौन सी भिन्न संख्या छोटी है। तो सीधे इसे दशमलव में ले आइए, ये होगा 0.545। अगर हम इसकी बात करते हैं 13/18 का तो 0.722 होगा। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये 15/22 का हो जाएगा 0.681, और ये हो जाएगा कितना? 0.527। 25/33 का जो हो जाएगा वो 0.757, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा संख्या सबसे बड़ी संख्या करा था, इसमें सबसे बड़ी जो है वो कौन सा है? 0.757 वाला, यानी 25/33 वाला। आंसर हो जाएगा बी। और अगर सबसे छोटी पूछता तो कौन सा हो जाता है? ये वाला, यानी 19/36 हो जाता। क्या है? 19/36 हो जाता। अगर किसी नत समतल यानी इंक्लाइन प्लेन का आनत कोण जो है वो 30 डिग्री है तो उसका यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ है। एम ए बराबर जो होता है 1/sin θ होता है। क्या है? 1/sin θ होता है। तो सीधे 1/sin क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 2। क्या है? 2, यानी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक सरल मशीन, क्या है? एक सरल मशीन जो है वो बल गुणक का कार्य करता है, सही है। गति गुणक का कार्य करता है, ये भी सही है। प्रयास के अनुप्रयोग की दिशा बदलने में मदद करता है, ये भी सही है। आंसर हमारा हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 होता है। सरल मशीन समान रूप से कम बल के प्रयोग द्वारा अधिकतम कार्य करने में जो है वो सहायता करता है, जैसे चिमटा, तराजू, साइकिल का ब्रेक आदि। नेक्स्ट है, सोना का विशिष्ट गुरुत्व जो है 19 है। उस सोना का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जो 25 सेंटीमीटर क्यूब जल को विस्थापित करती है जब इसे जल में डुबाया जाता है। क्या है? जल में डुबाया जाता है। अब सोना का विशिष्ट जो है गुरुत्व 19 है, यानी घनत्व जो है वो कितना है? यह है 19 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। और जब सोना को जल में डुबाया जाता है तो अपने द्रव्यमान के बराबर जल का विस्थापन करता है। तो सोना का द्रव्यमान m बराबर होगा विस्थापित जल का जो है वो आयतन होगा, विस्थापित जल का आयतन हो जाएगा, अगुना जो हो जाएगा सोना का घनत्व। क्या है? सोना का घनत्व हो जाएगा। सोना का द्रव्यमान m बराबर, यानी हमारे पास जो है 25 हो जाएगा, अगुना क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। क्या है? 25 गुना
19, तो ये आ जाएगा कितना 475 ग्राम। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। आयतन प्रसार गुणांक का मात्रक है, आयतन प्रसार गुणांक का मात्रक है, कौन कौन है ये देखना है, बी हो जाएगा। आयतन प्रसार गुणांक का मात्रक है, आयतन प्रसार गुणांक का मात्रक है, कौन कौन है ये देखना है। इसमें से जो है वो सभी है, सेल्सियस, केल्विन और फारेनहाइट के जो इनवर्स है ये सभी है आयतन का प्रसार गुणांक का। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा, क्योंकि आयतन का प्रसार गुणांक गामा बराबर जो होता है आयतन में परिवर्तन, क्या है? आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन, क्या है? प्रारंभिक आयतन गुना तपांतर, क्या है? तपांतर। यहां पर ये सभी हो जाएगा, आंसर हमारा डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक जो है एम द्रव्यमान की कार जिसका इंजन नियत शक्ति P प्रदान करता है, तब वह न्यूनतम समय बताए जिसमें इस कार का विरामावस्था से भी चाल तक त्वरित किया जा सके। अब कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या है? किया गया कार्य बराबर जो होता है, किया गया कार्य बराबर होता है गति ऊर्जा में परिवर्तन, क्या है? गति ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। क्या है? गति ऊर्जा में परिवर्तन, यानी W बराबर हो जाएगा हाफ mv²। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। क्या है? ये हो गया इक्वेशन 1 हो गया। अब कार्य W बराबर जो होता है वो शक्ति P गुना T होता है। क्या है? P गुना T होता है, ये 2 होता है। अब 1 और 2 को इक्वेट कर लीजिए, तो P गुना T बराबर होता है हाफ mv²। तो T बराबर निकल जाएगा कितना? mv²/2p निकल जाएगा। क्या है? mv²/2p। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। क्या है? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, चित्र में प्रदर्शित 8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर व्यतीत शक्ति 2 वाट है। क्या है? 2 वाट है, तो 3 ओम प्रतिरोध पर व्यतीत शक्ति वाट में जो है वो क्या होगा, हमें ये निकालना होगा। अब 8 वाट के संलग्न विभवांतर भी क्या हो जाएगा? ये √P/R हो जाएगा, यानी व्यतीत शक्ति जो कितना है, तो वो है 2 गुना प्रतिरोध क्या है 8। क्या है? 8, 8 दूनी 16, यानी 16 बराबर ये हो जाएगा 4 वोल्ट। इससे क्या है, हमें V निकल आ गया। अब 1 वाट एवं 3 वाट दोनों श्रेणी क्रम में आता है। समतुल्य प्रतिरोध जो है वो कितना होगा? R इक्विवेलेंट जो होगा 1 वाट या 1 ओम कह सकते हैं प्लस 3 वाट, ये हो जाएगा कितना? 4 वाट के बराबर हो जाएगा। क्या है? 4 वाट। अब इन दोनों प्रतिरोधों में जो धारा जाएगा I वो कितना जाएगा? तो V 4 है, क्योंकि वोल्ट 4 है V, और I जो है रेसिस्टेंस जो कितना है, ये 4 है, यानी 4/4 बराबर क्या होगा? 1 एम्पियर जाएगा। क्या है? 1 एम्पियर जाएगा। अब 3 वाट में कितना होगा? तो P बराबर जो होगा I²R। I कितना चला गया? 1 के स्क्वायर, R कितना है? 3 है, यानी ये जो होगा ये 3 वाट होगा। क्या है? 3 वाट होगा। अब ये वाट, कभी कभी ओम को वाट भी लिखा जाता है या आप ओम भी लिख सकते हैं। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी होगा। ये कॉमन का क्या आएगा? डी आएगा। चलिए अगला है, यदि वोल्ट मीटर के स्थान पर क्या है अमीटर का उपयोग करना है, तो हमें अमीटर के साथ जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा उच्च प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। यहाँ पर एक एमीटर अगर लगाते हैं वोल्ट मीटर के जगह पर, तो एक जो है रेसिस्टेंस को उच्च प्रतिरोध वाला, क्या है उच्च प्रतिरोध वाला को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ये जो पूरा होता है इसे वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या है? वोल्ट मीटर कहते हैं, या मीटर के द्वारा विद्युत धारा का परिमाण मापा जाता है। वोल्ट मीटर के दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप की जाती है, और अगर गैल्वेनोमीटर है तो किसी परिपथ में विद्युत धारा को भी पता किया जाता है गैल्वेनोमीटर से भी। यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो चलिए इसे बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा 13 + 27 भाग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भाग 3 गुना 8 - 12। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 13 गुना 9 नहीं होगा, ये होगा 13 + 9 गुना 8 - 12, ये होगा 13 + 72 - 12, यानी 85 - 12 = क्या हो जाएगा? 73। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। एक कूट भाषा में इसे इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इनडायरेक्ट्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। INDIGENCE लिखा है, और इसे लिखा गया है DNIEGIECN है। यहाँ पर देख रहे हैं कि डी को जो है
यहाँ लाया गया है, आई को यहाँ लाया गया, एन को यहाँ रखा गया है। यहाँ भी देखते हैं आई यहाँ, ई यहाँ, जी यहाँ, एन यहाँ, ई यहाँ, सी यहाँ, इस तरह के पैटर्न बन रहा है। तो बस उसे भी बना देना है, आई एन डी आई आर ई सी टी एस। इसे पैटर्न अगर बना देंगे तो यहाँ पर डी होगा, एन होगा, आई होगा, यहाँ पर ई होगा, आर होगा, आई होगा, यहाँ एस होगा, टी होगा, सी होगा। आंसर हमारा 54 का जो आ जाएगा वो सी आ जाएगा। क्या है? सी आ जाएगा। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है। यहाँ पर जो विकल्प दिया हुआ है उसे असंगत को चुनना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ 2 है तो 4 है, 3 है तो 6 है, 3 है तो ये भी 6 है, 2 2 4 5 है, तो यहाँ पर 3 3 6 है। यहाँ जो होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। क्या है? 10 होना चाहिए। तो आंसर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। दिए गए सभी विकल्प आकृतियों में वृत्त अक्षर का आधा है, जबकि विकल्प बी में ऐसा नहीं है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंधों को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करती है? तो 6 है, तो 6 और 24 को देखना है, 120 और क्या होगा। 6 से 24 अगर आते हैं, 6 को अगर लिखते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, -2 करेंगे तो भी हो जाएगा, 2 के पावर क्यू -2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। चलिए इसे में देखते हैं 24 को, 3 के पावर क्यू -2 करते हैं तो 3 3 9 27, 27 माइनस 3 3 9 27 -2 से नहीं होगा, 3 अगर करते हैं तो 24 आ रहा है। चलिए देखते हैं इस पैटर्न पे ये लागू होता है कि नहीं। अगर 5 के पावर 3 करते हैं तो 125 - 5 120 हो जा रहा है, और उसके बाद 6 के पावर 3 - 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 216 - 6 कितना हो गया? 210 हो जाएगा। यहाँ पर आ रहा है ए हो जा रहा है। यानी जिस संख्या का क्यू कर रहे हैं वही संख्या से घटाना है, जिस संख्या का क्यू कर रहे हैं उसी संख्या से घटाना है। 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। कथन एवं निष्कर्ष का कोई जी एम नहीं है। अगर मान लिया कि ये जी है तो कोई यहाँ पर जो है एम, जी जो है एम नहीं है। और उसके बाद कह रहा है कुछ ए जो है एम है, कुछ ए जो है वो क्या है? एम है। कुछ ए जो है वो क्या है? एम है। अब कुछ एम ए है, ये तो बिल्कुल सही। कुछ एम जी है, नहीं है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक जो है वो अनुसरण करता है। निम्नांकित में गलत कथन का चयन करना है। क्या है? गलत कथन का चयन करना है। तो इनमें से कौन सा है? तो कटिंग प्लेन सदैव क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, ये गलत है। क्या है? गलत है। कटिंग प्लेन रेखा को श्रृंखलित पतली एवं किनारे पर मोटी रेखा के रूप में दिखाया जाता है। कटिंग प्लेन आवश्यकता अनुसार क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर या किसी कोण पर झुका हुआ भी हो सकता है। कटिंग प्लेन वर्टिकल एवं हॉरिजॉन्टल दोनों हो सकता है। क्या है? वर्टिकल एवं दोनों हो सकता है, लेकिन सदैव होगा ये नहीं होगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नीचे दिए गए छायांकित भाग क्या प्रदर्शित करता है? क्या प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित जो करता है वो वृत्त का खंड है। क्या है? वृत्त का खंड प्रदर्शित करता है। यह एक जीवा तथा एक चाप से घिरे वृत्त के क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। इसमें जीवा वृत्त को 2 वृत्तखंडों में विभाजित जो है वो करता है। समदिशीय दृश्य में तीनों सममितीय अक्षों के मध्य कितना कोण होता है? यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा, 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसके तीनों अक्ष समान रूप से झुके होते हैं। सममितीय दृश्य में तीनों अक्षों के मध्य कोण 120 डिग्री बनता है, क्योंकि तीनों अक्ष समान रूप से झुके होते हैं, और इसमें सममितीय प्रक्षेप का क्षैतिज तल से 30 डिग्री के कोण पर खींचा जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला है बार ग्राफ का है प्रश्न। कह रहा है कि एक पब्लिक कंपनी के 5 शाखाओं की 2 क्रमागत वर्षों 2010 और 2011 में पुस्तकों की बिक्री 1000 में दी गई है। दोनों वर्षों में कंपनी की शाखाओं C1, C3 और C5 की एक साथ कुल बिक्री 1000 में हमें ज्ञात करना है। तो दोनों वर्षों में कंपनी शाखा C1, C3, C5 की एक साथ कुल बिक्री कितना हो जाएगा? 54 प्लस कितना हो जाएगा? 71 प्लस 71 प्लस 70 प्लस 91 प्लस 76, टोटल जोड़ के जो होगा 433,000 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला है राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी कुल आयु 243 वर्ष है तो उनकी आयु में अंतर क्या होगा? अब ये राम है, ये राज है, इसकी 4 है और ये 5 है। कह रहा है कि 4 + 5 कुल आयु कितना है? 243 है। तो 1 यूनिट निकाल लेते हैं। 1 यूनिट हो जाएगा 243/9 यानी 27। अब कह रहा है
तो उनकी आयु में अंतर कितना है, तो 5 - 4 बराबर 1 है, और 1 यूनिट का कितना है, 27। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन करें, पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बार ग्राफ मई, जून, जुलाई और अगस्त में खरीदी गई पॉलिसियों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो कह रहा दर्शाता है, ठीक है, तो कह रहा है कि जून की तुलना में जुलाई में खरीदी गई पॉलिसियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की जो है वो वृद्धि हुई है। तो जून और जुलाई में तो 240 और कितना घटा देंगे, 180। कितना में निकालना है, जून के तुलना में कह रहा है, तो नीचे जून वाला होगा 180 हो जाएगा, गुना 100 कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 60/180 गुना 100 हो जाएगा 33.1/3% हो जाएगा, लगभग 33%। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है, थीटा इक्वल टू नॉट 0 है, तो सेक थीटा जो है वो किसके बराबर है। क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है। फार्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 होगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/5 हो गया। क्या है, 1/5 हो गया। अब ये जो आ गया सेकेंड समीकरण आ गया, और एक जो है हमें ये दिया हुआ है ये फर्स्ट है। अब दोनों को क्या है, फर्स्ट और सेकेंड से 2 सेक थीटा बराबर 5 प्लस 1/5 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 2 सेक थीटा 5 प्लस 1/5, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, 5 प्लस 1/5। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, आंसर 64 के बी में है। देखिए बी में है। चलिए अगला नंबर है 65 नंबर प्रश्न पे आते हैं। करा डी और ई जो है त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और एस सी पर बिंदु इस प्रकार है कि डी बी सी के समानांतर है। चलिए पहले इतना में एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज है, क्या है, ए बी सी। क्या है, ए बी सी, यानी ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ पर जो ये है वो डी ई है। यहाँ पर जो है डी है जो बी सी के पैरेलल है। अब कह रहा है ए डी अनुपात डी बी बराबर 7:9 है, यानी यहाँ पर जो है वो 7 है, यहाँ पर 9 है। यदि सी डी और बी एक दूसरे को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ से एक लाइन जो है यहाँ खींचा गया है और यहाँ से ये खींचा गया, और ये जो है एफ पर प्रतिच्छेद करती है, तो त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज सी बी एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ डी ई पैरेलल है बी सी का, यानी त्रिभुज ए बी सी जो है वो हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई सर्वांगसम हो जाएगा। तो ए बी बटा ए डी बराबर हो जाएगा बी सी बटा डी ई, यानी 7 + 9/7 बराबर हो जाएगा बी सी बटा डी। क्या है, बी सी बटा डी। तो बी सी बटा डी बराबर हो जाएगा 16/7। क्या है, 16/7 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज जो है ए कितना है, बी सी एफ में देखना है। क्या है, बी सी एफ में देखना है। तो यहाँ पर होगा कोण एफ डी ई बराबर है कोण एफ सी बी। अब यहाँ पर कोण एफ ई डी बराबर है कितना, कोण एफ बी सी, ये दोनों जो है बराबर है। तो यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हो जाएगा क्या है कि कोण डी ई एफ बराबर है कोण बी एफ सी, क्योंकि त्रिभुज जो है डी ई एफ जो है सर्वांगसम है त्रिभुज बी सी एफ से। तो त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल बाई त्रिभुज सी बी एफ का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डी ई बटा बी सी के स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7 के स्क्वायर बटा 16 के स्क्वायर हो जाएगा, 49/256 हो जाएगा। क्या है, 49/256 हो जाएगा, यानी 49:256 आएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए होगा। क्या है, ए होगा। बस थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन है, देखना है कि कौन सा प्रॉपर्टी कहाँ पे लग रहा है। चलिए अगला देखते हैं कि समान लंबाई और समान प्रतिरोध वाले 2 तार हैं, लेकिन उनकी अनुप्रस्थ कांटों का क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो 1:8 है। तो उनकी प्रतिरोधकताओं का अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा। तो अनुप्रस्थ कांटों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, A1/A2।
तो ये है 1/8। अब R बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं ρl बाई ए होता है, यानी R1 बाई R2 बराबर होता है ρ1 बटा ρ2 इंटू L1 बाई L2 गुना A2 बाई A1। 1 बराबर आप कर लीजिए यहाँ पर ρ1 बटा ρ2 गुना 8/1, तो ρ1 बटा ρ2 बराबर हो जाएगा 1/8, यानी 1:8 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा, क्योंकि समान लंबाई समान प्रतिरोध वाले दो तार है, उनके अनुप्रस्थ कांटों का क्षेत्रफल है, लंबाई को समान रखना, प्रतिरोध को जो है वो समान रखा गया। यहीं पे ये जो है वो 1 है, तो आंसर हमारा कितना आ गया? तो वो हो गया 1:8 सी होगा। 12 वोल्ट की आपूर्ति में संयोजित किए जाने पर एक बल्ब जो है 36 वाट की शक्ति जो है करती है। यदि इसे 6 वोल्ट की आपूर्ति को संयोजित किया जाए तो उपरोक्त द्वारा उपती शक्ति कितनी होगी? तो चलिए यहाँ पर लगाते हैं। विद्युत शक्ति जो है वो P बराबर होता है V इंटू आई, और ये होता है V² बाई आर भी होता है। तो P बाई V² बराबर 1/r जो है वो क्या है? नियत है। क्या है? R जो है वो कांस्टेंट है। तो P1 V1 के स्क्वायर बराबर P2 V2 के स्क्वायर। तो यहाँ से P2 बराबर जो है वो निकल जाएगा P1 V1 के स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर, यानी 36/12 गुना 12, और यहाँ गुना जो हो जाएगा V² 6 गुना 6 हो जाएगा। इसे आप सोल्व कीजिएगा तो 9 वाट आ जाएगा। कितना? 9 वाट आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि कह रहा है कि 6 वोल्ट का संयोजित है तो उपरोक्त द्वारा शक्ति कितनी होगी। तो यहाँ पर जो है ये ध्यान रखना कि 1/r जो है वो क्या है? वो कांस्टेंट है, नियत है। एक घर में 350 वाट के जो है रेटिंग वाला एक रेफ्रिजरेटर सेट 8 घंटे पर दिन संचालित होता है। 150 वाट वाला रेटिंग वाला एक टीवी सेट 5 घंटे जो है प्रतिदिन संचालित होता है। 1500 वाट रेटिंग वाला एक विद्युत हीटर 30 मिनट प्रतिदिन संचालित होता है। यदि प्रति इकाई ऊर्जा लागत 5 रुपया है तो उस घर में टीवी सेट, रेफ्रिजरेटर और विद्युत हीटर को 10 दिन चलाने में कुल खर्चा क्या होगा? तो कुल खर्चा जो होगा, तो सबसे पहले तो 350 का है, एक ही है, तो उसमें तो 8 घंटा जला, प्लस एक जो है वो 150 वाट के है, वो कितना चलता है? 5 घंटा चलता है। अब प्लस जो है ये 1500 वाट के है, ये जो है वो क्या करता है? 30 मिनट पर डे चलता है, यानी 30/60 चलेगा। ये डे में है, अथी है, तो इसको घंटा में बदल देते हैं। 30 मिनट में है तो इसको घंटा में 30/60 है। अब इतना ऊर्जा हमें खपत होता है, उससे 1000 से भागा दे देते हैं। लेकिन कह रहा है कितना? तो यूनिट आएगा, लेकिन वो लागत है 5 रुपये। क्या है? 5 रुपये। तो 5 से गुना कर देंगे, फिर कितने दिन का? ये तो 1 दिन का निकला है, तो ये 10 दिन के हमें निकालना है, तो 10 से गुना कर देंगे। यानी हमें जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2800 प्लस 750 प्लस 750, अब बटा आ जाएगा 1000 और गुना 50 हो जाएगा। 10 गुना 5 50 है। जब इसे पूरी तरह सोल्व हुए 4300 बटा 1000 और गुना 50 है, काट पीट कीजिएगा 215 रुपया आएगा। क्या है? 215 रुपया। आंसर हमारा ए हो जाएगा। जितना विद्युत खर्च होगा पहले सबको अलग अलग करना है। ये जो है किसका है? रेफ्रिजरेटर का है, और ये कितना किसका है? तो ये टीवी सेट का है, और ये हीटर का है। 1000 से बदल देंगे तो वो किलोवाट में आ जाएगा, और 1 किलोवाट का कीमत जो है वो 5 रुपया है, और 10 दिन हमें निकालना है क्योंकि ये 1 दिन का है। इस तरह निकालें। विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो खाली स्थान परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, और वो बदल देता है, घूर्णन में घूमने लगता है, वो मैकेनिकल में क्या है? मैकेनिकल में बदलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। और ये किस सिद्धांत पे चलता है विद्युत मोटर? तो ये चलता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। क्या है? बाएं हाथ का नियम से। क्या है? बाएं हाथ के नियम से चलता है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे। नेक्स्ट है, स्थिर धारा वाली एक परिनालिका का उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा एक निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत के लिए। एक स्थिर धारा वाली एक परिनालिका का उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है, तो एक निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत वाला किया जा सकता है, या इक्वल टू इसे कह सकते हैं कि
एस और एन में किया जा सकता है। क्या है? एस और एन में, या बार मैग्नेट के रूप में भी किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है 90 मीटर पर सेकंड से चाल से गतिमान 0.04 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई गोली लकड़ी के भार गुटके में धंसकर 60 सेंटीमीटर दूरी चलकर रुक जाती है। गुटके द्वारा गोली पर लगने वाला द्रव्यमान की कोई गोली लकड़ी के भार गुटके में धंसकर 60 सेंटीमीटर दूरी चलकर रुक जाती है। गुटके द्वारा गोली पर लगने वाला औसत अवरोधी बल है। औसत अवरोधी बल है। तो गति के तृतीय जो है वो नियम समीकरण से हम देखते हैं कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s होता है। गुटके से गोली टकराने के बाद अंतर रुक जाती है, अंतिम वेग जो है वो v बराबर होगा वो 0। तो 0 का स्क्वायर बराबर 90 के स्क्वायर प्लस 2a इंटू 0.6। तो a जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? -90 गुना 90/2 गुना 0.6। तो ये हो जाएगा -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुटके द्वारा गोली पर लगने वाला औसत अवरोधी बल कह रहा है। अवरोधी बल F बराबर जो होता है m इंटू ए। m का मान कितना? 0.04। ए निकल गया कितना? 6750। तो इसे गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 270 न्यूटन। क्या है? 270 न्यूटन। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला है एक ग्रह मान ले जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के 1/3। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है तो ग्रह पर इसका मान क्या होगा? माने पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का त्वरण g है तो उस ग्रह पर क्या होगा g का मान, जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या जो है पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। तो पृथ्वी पर g बराबर होता है कैपिटल G m/r स्क्वायर होता है। अब वहां पर जो अन्य ग्रह पर g डैश बराबर होगा g m/r डैश के स्क्वायर होगा। अब m डैश बराबर जो है यहाँ पर होगा m/3 और r डैश बराबर जो होगा r/3। अब अन्य ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण जो g डैश का मान होगा g गुना m/3 बटा r/3 के होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी gm/3 इंटू r स्क्वायर और ऊपर 9 चला जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, यानी 3gm/r स्क्वायर, यानी 3 गुना ये g के बराबर हो जाएगा, यानी 3g हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए होगा। और g का मान कितना होता है कैपिटल वाला? तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। क्या है? पर केजी स्क्वायर होता है। चलिए 73 नंबर प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष का। कथन है कि मेरी की टीचर उसे गणित में 100 अंक लाने पर उसे एक पायलट पेन गिफ्ट करती है। मेरी ने 100 अंक प्राप्त किया। निष्कर्ष, यदि मेरी को गणित में 100 अंक प्राप्त होंगे तो उससे उसकी टीचर से गिफ्ट मिलेगा। यदि मेरी को अन्य विषयों में 100 अंक प्राप्त होंगे तो उसे गिफ्ट नहीं मिलेगा। इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1 जो है वो तर्क संगत है, यानी ए हो जाएगा, क्योंकि मेरी को गणित में अगर 100 अंक प्राप्त हो तब उसकी टीचर की तरफ से गिफ्ट मिलेगा। अन्य विषयों के बारे में यहाँ कथन में कोई भी वर्णन नहीं है। चलिए उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो महिलाओं, बच्चों और शिक्षकों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। अगर हम बीच में महिला दे देते हैं तो वो क्या है? वो शिक्षक भी हो सकते हैं और बच्चे भी हो सकते हैं। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कथन है भाग्य वीरों का साथ देता है। निष्कर्ष, सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है। डरपोक व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। और इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा केवल निष्कर्ष 1 पालन कर रहा है। आंसर ए हो जाएगा। क्या है? क्योंकि सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है, अर्थात सफलता के लिए जो है जी तोड़ मेहनत करना पड़ता है, इसलिए कहा जाता है कि भाग्य वीरों के साथ देता है। चलिए अगला है कथन एवं निष्कर्ष तर्क का। सभी को प्रतिदिन अखबार पढ़ना चाहिए। सभी को प्रतिदिन अखबार पढ़ना चाहिए। तर्क, हाँ, क्योंकि इससे आसपास की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में और सामान्य जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। नहीं, क्योंकि हर कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं करता है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो सिर्फ ये होगा, क्योंकि आसपास की गतिविधियों के बारे में भी तो जानकारी प्राप्त होता है। जरूरी नहीं कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे वही सिर्फ पढ़े। तो आंसर हमारा हो जाएगा केवल तर्क 1 जो है वो पुष्ट है। 76 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नीचे सूचीबद्ध किए गए 4 खेलों में 3 किसी तरह से संगत है। एक जो है संगत है। डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, शॉट पुट और बैडमिंटन। ये तीनों में से जो है वो डी जो है वो असंगत है। क्यों? क्योंकि बैडमिंटन में जो है वो हाथ से पकड़कर खेला जाता है और डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो और शॉट पुट में जो है
ये तीनों एथलेटिक्स के जो है फील्ड इवेंट के मुख्य रूप से थ्रोइंग इवेंट है। क्या है? थ्रोइंग इवेंट है, जबकि बैडमिंटन जो है रैकेट से खेले जाने वाले खेल के वर्ग में आता है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। चित्र में प्रदर्शित आयताकार ठोस के सममितीय दृश्य निम्न में से कौन है? इसमें से देखना है कि सममितीय दृश्य जो है में कौन है। यहाँ पर देखिए, ये भी जो है प्लेन से एंगल बना रहा है, ये भी एंगल बना रहा है, और इसके जो इस कोना होगा अंदर वाला वो भी एंगल बना रहा है। तीनों एंगल बना रहा है, आइसोमेट्रिक व्यू है, तो ये कितने डिग्री का बनेगा? 120 डिग्री का बनेगा। और ये तीनों में 120 डिग्री का कौन ऑप्शन है? तो वो ऑप्शन है बी में। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रक्षेप के प्रकार का चयन करें, प्रक्षेप के प्रकार का चयन करें। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो ये क्या है? तिरछा है, यानी जो है ये प्रक्षेप के तिरछा प्रक्षेप है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन है। इस प्रक्षेपण को समानता इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग किए जाते हैं। ये कैबेलियर प्रोजेक्शन है। क्या है? कैबेलियर प्रोजेक्शन है। आंसर जो हमारा हो जाएगा 79 के ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रतीक रेल सेक्शन को दर्शाता है? रेल सेक्शन को जो है वो दर्शाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या है? ए प्रतीक जो है वो रेल सेक्शन को दर्शाता है। काफी जो कुछ फिगर वाला है उसे याद रखना होगा। ये सेक्शन जो है वो रेल सेक्शन को है दर्शाता है। यदि 3y-3y बराबर 5 है तो y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर से 3 कॉमन ले लीजिए, y माइनस 1y y बराबर हो जाएगा 5। y माइनस 1y के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5/3 के स्क्वायर। 3 इधर लेके चल गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, क्योंकि y स्क्वायर प्लस 1y मतलब तो ये y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर माइनस 2 बराबर 5/25/3 के 9 हो जाएगा 25/9। तो y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर बराबर 25/9 प्लस 2, ये हो जाएगा 43/9। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? बहुलक क्या होगा? तो यहाँ देखना है कि बहुलक क्या होगा। इसमें से देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आता है? 27 यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, तो सबसे ज्यादा तो लग रहा है कि 27 ही आया है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या? जो बारंबारता जो है जिसका ज्यादा हो, तो 27 तो सबसे ज्यादा बार आया है, तो ये हो जाएगा बी। बिंदु 3, 5, -7, 4 और 10, -6 द्वारा निर्मित त्रिभुज का केंद्रक बिंदु K1 है, तो K का हमें मान ज्ञात करना है। K का हमें मान ज्ञात करना है। अब आइए सबसे पहले अगर मान लें कि केंद्रक x y होता तो उसके जगह पर क्या दिया हुआ है? K और 1 दिया हुआ है। तो पहले हमें जो है केंद्रक निकालना होगा। तो केंद्रक बराबर जो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 बराबर क्या है? तो वहां पर दिया हुआ है K दिया हुआ है। और y1 प्लस y2 प्लस y3/3 बराबर जो है वो क्या दिया हुआ है? तो वहां पर 1 दिया हुआ है। क्या है? 1 दिया हुआ है। अब हमें सोल्व करना है। तो x1 के जगह पर क्या है? तो x1 जो है 3 है, प्लस x2 -7 है, और x3 जो है वो 10 है बटा 3 बराबर K हो जाएगा। तो ये जब हल करेंगे तो कितना आएगा? इसे हल करेंगे तो ये आएगा 6/3 बराबर 2। K का मान कितना आया? K वर्ग का मान जो आया वो 2 आया, और एक तो ऑलरेडी पहले से है ही। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ K का मान पूछ रहा है, तो सी हो जाएगा। 45 प्लस 0.09 का मान 45 भाग है। क्या है? भाग है 0.09, यानी 45/0.09 से लिख सकते हैं 45 गुना 100/9, यानी हो 9 × 5 = 45, 500 क्या है? 500। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 75 का 75% इनमें से क्या? 75% का 75% इनमें से कौन है? यानी 75/100 में 75/100 करना है। ये हो जाएगा 5625, 8 करके 8 7 5625 बटा जो हो जाएगा वो इतना, यानी हो जाएगा 0.5625, 0.5625। आंसर हमारा जो आ गया वो डी आ गया। नेक्स्ट है, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? तो फार्मूला होता है C/100 बराबर F - 32/180। इसे और सिंपल में करते हैं तो ये 5 से कर दिया C/5, या फिर इसे हटा दिए, इतने ही हमें रखिए। अब केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने पर, ये तो फ़ारेनहाइट का, इससे केल्विन में अगर करते हैं इतने के बराबर होता है K - 273/100। क्या है? K - 273/100, यानी C/100 बराबर K - 273/100
100, तो यहाँ पर ये 100 कट गया, C बराबर होगा K माइनस 273। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि आंसर हो जाएगा डी। दिए गए तापमान से 273 अगर हम घटा देते हैं तो हमें सेल्सियस में आ जाएगा। अगर मान लिया कि केल्विन 373 दिया हुआ है तो उसमें से 273, आंसर हो जाएगा डी। दिए गए तापमान से 273 अगर हम घटा देते हैं तो हमें सेल्सियस में आ जाएगा। अगर मान लिया कि केल्विन 373 दिया हुआ है तो उसमें से 273 घटा देंगे तब बच जाएगा 100, ये आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। क्या है? डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। निम्नलिखित ब्रेव ब्राउजरों में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है और इसका सही आंसर जो होगा वो मोजिल्ला फायरफॉक्स। क्या है? मोजिल्ला फायरफॉक्स। मोजिल्ला फायरफॉक्स प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है, इसका प्रयोग सीमित रूप से किया जाता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन कौन है आइए थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे नाम। एक तो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। क्या है? विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या है? ऑफिस। एडोब फ्लैश प्लेयर, ये सब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। PS3 OS। एडोब फोटोशॉप। क्या है? एडोब फोटोशॉप। गूगल अर्थ। क्या है? गूगल अर्थ। स्काइपी, सफारी, ओपेरा और इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या है? एक्सप्लोरर। क्या है? एक्सप्लोरर। ये सब जो है वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। मोजिल्ला फायरफॉक्स जो है वो क्या है? ये जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है? ओपन सोर्स जो है वो सॉफ्ट क्या है? वेयर है, ओपन सॉफ्टवेयर है। संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी पारिस्थितिक तंत्रों में अजैविक एवं जैविक घटक शामिल होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हरे पौधे। क्या है? हरे पौधे। आंसर क्या हो जाएगा? हरे पौधे। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट जो है वो डिवाइस है। तो लाइट पेन क्या करता है? ये इनपुट करता है। मैग्नेटिक जो है ये मैग्नेटिक स्कैनर जो है वो इनपुट है। ट्रैक बॉल जो है वो इनपुट है। प्लॉटर जो है वो क्या होता है? आउटपुट है। क्या है? आउटपुट है। प्लॉटर कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में ये आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पर प्रयोग किए जाने वाला डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? कंप्यूटर पर प्रयोग करने वाला डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, वो है MS वर्ड। क्या है? MS वर्ड। MS वर्ड कंप्यूटरों पर प्रयोग किया जाने वाला डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। कई संबंधित फाइलों का समूह डेटाबेस कहलाता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित प्रकार के लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है और वो प्रयोग किया जाता है जो है क्या है? ओरेकल है, फॉक्सप्रो है, MSX है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL जो है ये डाटा के प्रकार उनके बीच के संबंध को जो है क्या करता है? संबंध को बीच को परिभाषित करता है। क्या है? परिभाषित करता है। अगला है ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकने के लिए जिम्मेदार है। इनमें कौन सा हाइड्रोकार्बन ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार नहीं है? इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो वो है कौन सा? तो वो है डॉमर। क्या है? विकल्प से अगर देखा जाए तो वो है डॉमर है। ओजोन की सांद्रता को किससे नापते हैं? तो वो डॉप्सन इकाई से मापते हैं। क्या है? डॉप्सन इकाई से मापते हैं। वह डिवाइस या प्रोग्राम क्या कहलाता है जो कंप्यूटर को टेलीफोन और केबल लाइनों पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है? तो वो कहलाता है मॉडम। क्या है? मॉडम। कंप्यूटर को टेलीफोन और केबल लाइनों पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है, वो कहलाता है मॉडम। मॉडम के जो फुल नाम है वो क्या है? मॉडुलेटर और डीमॉडुलेटर। क्या है? कभी कभी पूछ लिया जाता है डीमॉडुलेटर। क्या है? डीमॉडुलेटर। चलिए अगला प्रश्न है कि P, Q, R, S और T में सबसे छोटा कौन है? चलिए कथन 1 से P T से लंबा है। P जो है वो T से लंबा है किंतु S से छोटा है, यानी S इसमें लंबा है, इससे निकलता है। चलिए दूसरा से क्या निकलता है? Q R से छोटा है। Q जो है वो R से छोटा है किंतु T से लंबा है, ये T हो गया। कथन थर्ड में S R से लंबा है। S जो है R से लंबा है और P Q से लंबा है। P जो है वो Q से लंबा है। अब सबसे छोटा इसमें से देखना है। यहाँ से जो है निकल कर आ जाता है
पहला और दूसरा के अगर हम प्रयोग करते हैं तो इससे पता चलता है कि S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन T, ये छोटा है। दोनों कथनों से पता चलता है कि T सबसे छोटा है। लेकिन कथन सेकेंड और थर्ड का अगर हम प्रयोग करते हैं, इसे और थर्ड का हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हो जाता है। सेकेंड में जो है R ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन T, S ग्रेटर, तो यहाँ से पता चलता है कि P ग्रेटर देन Q है। तो यहाँ से निकल जाएगा कितना, S ग्रेटर देन R ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन T, यानी सबसे जो छोटा यहाँ पर मिल रहा है वो T ही मिल रहा है। क्या है, T मिल रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा P ग्रेटर देन Q, यानी दोनों कथन से पता चलता है कि पांचों में T सबसे छोटा है। कथन सेकेंड या तो केवल एक या केवल थर्ड पर्याप्त है। आंसर हमारा कौन हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। विब्यागोर शब्द निम्न में से किन दो क्रमागत अक्षरों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के जो है सबसे कम अक्षर मौजूद है। अगर मान लिया कि VIBGY देखते हैं, इसमें देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कितने हैं। तो VI के जो बीच में है वो कितने हैं, तो 12 लेटर। क्या है, 12। IB में कितना है, 6 है। और BG में जो है वो 4 है। और GY में कितना है, 17 है। BO में कितना है, 9 है। और OR में कितना है, 2 है। क्यों, क्योंकि OPQR ये दो ही है ना, तो ये 2 है। तो सबसे कम किस में है, O और R में। आंसर हमारा हो जाएगा डी। नीचे 4 गतिविधियां दी गई है जिनमें से 3 किसी प्रकार से आपस में असंगत है। असंगत का चयन करना है। धीरे धीरे दौड़ना, व्यायाम, टहलना, दौड़ना। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 95 के, वो है बी, व्यायाम। धीरे धीरे दौड़ना, टहलना सब जो है ये चलने वाला है, लेकिन व्यायाम जो है ये अलग है। तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। रेखा की घड़ी को में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 9:15 बजे हैं और घंटे की सुई पश्चिम की ओर इंगित करती है। 75 मिनट बाद मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करती है। अब मान लिया कि 9:15 हो रहा है, 75 मिनट बाद देखेंगे, यानी 1 घंटा 15 मिनट देखेंगे तो 10:15 हो गया। उसके बाद फिर 15 मिनट और जोड़ेंगे तो 10:30 हो गया। यानी अब जो हमारा घड़ी होगा, एक जो है 10:30 की तरफ से होगा और 1:30 में यहाँ होगा। तो कह रहा है मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगा। तो यहाँ पर पहले जो इधर था ये पश्चिम दिशा था, तो इधर हो जाएगा पूर्व दिशा, इधर हो जाएगा उत्तर दिशा, इधर जो हो जाएगा वो दक्षिण दिशा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है कि चेन खींचने यानी चेन स्नैचिंग की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। धारणा, पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं। चेन स्नैचरों की सजा का कोई डर नहीं है। और इसका जो सही आंसर हो रहा है सिर्फ 2 है, पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल है, ये कथन से नहीं हो सकता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा 97। निम्नलिखित रूढ़िगत प्रतीकों में स्क्वायर बट बेल्ट जो है कौन सा। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो बी होगा। क्या है, बी होगा। बी जो है स्क्वायर बट बेल्ट को दर्शाया गया है। और ये जो दर्शाया गया है वो क्या है, फिलेट बेल्ट। क्या है, फिलेट बेल्ट को दर्शाया गया है। और ये जो है वो सिंगल वी बेल्ट है, सिंगल जो है वी बेल्ट है। और ये जो है वो सिंगल यू जो है यू बट बेल्ट है। क्या, यू बट बेल्ट है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इटैलिक जो है प्रकार का अक्षरांकन कौन सा होता है। तो इटैलिक जो होता है वो तिरछे लिखा गया हो, इस तरह ABCD, ना कि ये पूरा इस तरह लिखा गया, थोड़ा सा ये तिरछे में लिखा गया। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा, और वो भी कैपिटल में, तो वो है सी। क्या है, सी है। अक्षरों और अंकों को यहाँ तिरछा लिखा जाता है। चलिए, उस कोण की पहचान कीजिए जिसे सरल कोण के नाम से जाना जाता है। सरल कोण के नाम से जाना जाता है। इसका सरल कोण का जो मान होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये जो है ये क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है। ये क्या है, न्यून कोण है। क्या, ये न्यून कोण है। और ये जो है वो अधिक कोण है। क्या है, ये अधिक कोण है। तो हमारा डी जो है वो कौन है, सरल कोण है। क्या है, सरल कोण है। ये था